यूपीएससी प्रीलिम्स प्री पेपर्स 2022 का ये है। इससे पहले हम 2022 का देख चुके हैं। आप इस चैनल्स में विजिट करके वो देख सकते हैं। इसमें क्या है, टॉपर्स की कॉपी एवं टॉपर्स इंटरव्यू है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और इसमें हम चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2021 का, ये क्या है, हिस्ट्री से है, यानी कि आर्ट्स एंड कल्चर का है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा सेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये बताना है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति और हस्तिमल तथा सेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? जैन साधु थे या नाटककार थे या मंदिर वास्तुकार थे या दार्शनिक थे? तो इसमें क्या है, नाटककार थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या थे? नाटककार। इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप व्याख्या भी देख सकते हैं, ये व्याख्या है। इसका अगर यदि पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक में क्या आएगा, लिंक में टेलीग्राम्स का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से कि आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बाघोरा नदी के घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडु लेना गुफा देवी मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो इसमें कौन सा सही है, ये बताना है। इसमें जो सही है वो क्या है, अजंता की गुफा जो है, अजंता की गुफा है बाघेरा नदी के घाटी में स्थित है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप, ये रहा इसका व्याख्या। अजंता गुफा दक्कन पठार में बाघोर नदी घाटी में स्थित है, विकल्प इसलिए सही है। और सांची स्तूप बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं, इसका जो है, इसका व्याख्या है, कहाँ कहाँ पे ये लोग हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो मुरैना है, मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में व्याख्या करना है। फर्स्ट दिया है, या कच्छ पघात, ये कच्छ पघात राजवंश की शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है, या भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो इसका जो होगा क्या है, दूसरा होना चाहिए। देख लेते हैं आगे क्या है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा क्या है, इसके डिजाइन से या लोकप्रिय धारणा बनी कि या भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो ये क्या है, इसमें जो है, इसका सही आंसर क्या है, सी है, यानी कि 1 और 4। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या क्या बोल रहा है, मितावली गांव मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छ पघात राजा देवपाल ने करवाया था। अच्छा, कथन एक सही है। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, अतः यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। तो क्या हुआ, देख लीजिए, ये तो वृत्ताकार है, साथ में यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर जो है वृत्ताकार है। ये यहाँ भुवनेश्वर में स्थित है, वो भी वृत्ताकार है, तो केवल एक ही नहीं है। 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर है जो तंत्र तथा शिव पूजा पद्धति को बढ़ावा देते हैं, अतः कथन 3 गलत है। तो इस प्रकार इसका पूरा व्याख्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 2 नंबर, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर को भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो आप यहाँ से हम देख सकते हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इसमें केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है। इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था। वे संत इग्नेशियस के मित्र थे और उन्होंने
उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की थी, अतः कथन एक सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीन के सेंगचुआन द्वीप पर हुई 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया, अतः कथन 2 गलत है। तो कथन 2 गलत है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तीसरा क्या है, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को गोवा में संत जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प सी सही है। तो 1 और 3 सही है। इस प्रकार नेक्स्ट अब यहाँ से देख लीजिए, ये क्या था 2021 में जो आया था आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से हो गया। आप देखते हैं ये प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री से जो आया है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो इसमें जो है धौलावीरा ही इसका होगा। क्या है, धौलावीरा में होता था। बाकी आप व्याख्या इसका देख सकते हैं। धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो ये क्या है, धौलावीरा में उन्नत जल प्रणाली का प्रबंधन था। ये इसका व्याख्या है, आप देख सकते हैं। या तो इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो यहाँ पे गुप्त वंश का पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी तक हर्षवर्धन के उत्थान तथा उत्तर भारत में निम्नलिखित किसका राज्य था वो बताना है। मगध के गुप्त, मलवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कनौज के मखौरी, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मात्रक। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो है बी है, यानी कि 2 यहाँ पे मलवा के परमार शासन नहीं करता था। मलवा के परमार क्या है, शासक नहीं था। तो 2 हम हटा दें और साथ में क्या है 1 करता था। तो 2 हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, इस दोनों में से होना चाहिए। लेकिन एक क्या है, मगध के गुप्त क्या करता था, शासन करता था, इसलिए इसमें 1 नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, ऑप्शन बी जो है इतना में एलिमिनेट करके हम निकाल सकते थे। इसका व्याख्या आप देख लीजिएगा, ये रहा इसका व्याख्या। थोड़ा सा देख लेते हैं। मगध के गुप्त शासक कौन कौन यहाँ पे राजवंश थे वो देखिए। मगध के गुप्त शासक था थानेश्वर के पुष्यवती, जिस वंश से हर्षवर्धन संबंधित था। कनौज के मौखरी, जिसके राजा ग्रीवर्मन से हर्ष की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। वल्लभी के मैत्रक वंशी ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो इस प्रकार देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान, ख्याति, कारण। बुर्जहोम, शैलकृत देव मंदिर। तो बुर्जहोम किस कारण, शैलकृत देव मंदिर। चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृति। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या शेष सम्मिलित है। केवल एक और 2, केवल 3, 2 और 3। तो इसमें क्या है, 2 और 3 जो है क्या है, सही है। इसकी व्याख्या यहाँ से आप देख सकते हैं, पॉज करके या तो PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। मितक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दैभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मितक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दैभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीन नंबर है, मितक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दैभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर
विचार करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। केवल क्या है, 2, यानी कि मितक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि दहभाग में पिता की मृत्यु के बाद ही कर सकता है। इसकी व्याख्या ये रहा, ये व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। ये अब मध्यकालीन भारत का है, मिडिवल हिस्ट्री 2021 में जो क्वेश्चन आए थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? कौन सा सही अनुक्रम है वो बताना है। परगना सरकार सूबा, परगना सरकार सूबा, या सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार परगना, परगना सूबा सरकार। तो इसमें जो है सही क्रम है कि इसमें आकार की दृष्टि से आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, यानी कि परगना होता था गांव लेवल में, परगना से सरकार होता था, सरकार से सूबा होता था। तो ये क्या है, ये आप देख सकते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजाम का उदय। तो ये क्या बोल रहा है, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजाम का उदय हुआ था। 2 नंबर, विजयनगर साम्राज्य और मैसूर राज्य का उदय हुआ था, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ था। 3 नंबर, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। तो इसका जो कोट देखते हैं तो यहाँ से क्या है, एक और दो दोनों सही है। क्या है, 1 और 2 दोनों सही है, यानी विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ था और हैदराबाद से आरकोट के निजाम का उदय हुआ था। 3 नंबर गलत है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए। व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। तो किस पर निर्भर थे वो बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, यानी सभी में क्या थे, हुए निपुण थे, सभी क्षेत्रों में निपुण थे। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं यहाँ से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। 2 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पार अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को दा गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो इसका जो है केवल और केवल क्या है, कौन सा सही है वो बताना है। तो ये देख सकते हैं इसका जो सही है वो क्या है, केवल 1। केवल 1 है, यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये जो है गांधी जी के आगमन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से ये है। ये देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सही है वो बताना है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मानित करने के लिए किया गया। सात प्रांतों में से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण
डोमिनियन स्टेट्स वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो क्या है, 1 नंबर कौन सा सही था, केवल 1 था। इसकी व्याख्या ये रहा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिका है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है, ये बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या सरोजिनी नायडू। तो कौन था इसमें से, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो क्या है, अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिका सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किए थे। व्याख्या आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख सकते हैं कितना डीपली पूछा है। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। बी नंबर। पटाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रीय गान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। डी नंबर है। मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ओलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय स्थापित की। इसका जो आंसर है वो क्या है, सी नंबर है। ये क्या है, सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रीय गान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये देख सकते हैं, ये जो आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली है वहाँ पे क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने वहाँ बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किए थे राष्ट्रगान का। नेक्स्ट, इसका व्याख्या है 1919 में जनगण को क्या किए थे ये। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, ये भी आधुनिक भारत का इतिहास ही है। तो इसमें देखते हैं, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा। तो ये क्या था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है, कि व्याख्या आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास और भारत का विभाजन, ये भी आधुनिक भारत से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मत अधिकार की संस्तुति की गई। इसका 2 नंबर क्या है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या है, केवल और केवल 2 सही है, 1 नंबर सही नहीं है। आगे आप देख लीजिएगा इसका व्याख्या वगैरह। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक संगठन या भारतीय इतिहास के विविध पहलू। तो ये भी क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। 1 नंबर क्या है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो ये रहा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में 1946 के अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की अधिकारियों के रूप में। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ये क्या थे, आज़ाद हिंद फौज के आर्मी के अधिकारी के रूप में थे। शाहनवाज खान और प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों यादव किए जाते हैं। तो ये किसके लिए, क्योंकि ये आज़ाद हिंद फौज की अधिकारी के रूप में थे। ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। ये रहा।
17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? भरूच, चिकागोल, त्रिचिनोपली। तो इनमें से कहाँ पे थे ये बताना है। तो ये जो केवल और केवल एक पर थे यानी कि भरूच में थे। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, हिस्ट्री का 2021 में जितना पूछा गया था वो सारा हम देखेंगे, ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम देखेंगे भारत की राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स जो आया है वो देखेंगे 2021 की। चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्री की 2021 के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के साथ और इकोनॉमिक्स के साथ।